हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की क्लास में मैं जापानी साम्राज्यवाद के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये सेमेस्टर 3 का CC 7 पेपर है। मेiji पुनर्स्थापना यानी जापान में सम्राट की सत्ता के स्थापित होने के पश्चात जापान का पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। लोगों की रहन सहन, भोजन और पहनावे के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हुआ। जापान एक उन्नत और आधुनिक राष्ट्र के रूप में संसार के सामने प्रस्तुत हुआ। किसी भी यूरोपीय देश से उस समय उसकी तुलना की जा सकती थी। इस बदलाव ने जापान को साम्राज्यवादी देशों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कई कारण थे। जापान का उस समय आधुनिकीकरण हुआ, जिसका उसने वास्तव में आधुनिकीकरण आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया था, पर आधुनिकीकरण के पश्चात उसने पश्चिमी देशों का अनुकरण आरंभ कर दिया और अंततः एक साम्राज्यवादी देश बन गया। जापान के आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष या पहलू उसका बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास था। वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने खुले और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। यह सत्य है कि आधुनिक औद्योगिकरण ही उपनिवेशवाद का मुख्य आधार है और साम्राज्यवाद की प्रेरणा भी औद्योगिकरण के कारण ही आधुनिक देशों को मिली। एक औद्योगिक देशों को उद्योग धंधों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता होती है और निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए भी बाजार की आवश्यकता होती है। जापान एक छोटा सा देश है, उसके औद्योगिक साधन भी अत्यंत सीमित हैं। अतः कच्चे माल और बाजार के लिए वह दूसरे देशों पर आश्रित था। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जापान दूसरे देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, क्योंकि कोई भी देश स्वेच्छा से अपना आर्थिक शोषण नहीं होने दे सकता था। इसके लिए उस पर आर्थिक नियंत्रण आवश्यक था। ऐसी स्थिति में जापान को भी युद्ध का सहारा लेना पड़ा और उसका साम्राज्यवादी जीवन आरंभ हो गया। मेiji पुनर्स्थापना के पश्चात जापान का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण के दौरान जापान में सैन्य विकास पर काफ़ी जोर दिया गया। सेना का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया, क्योंकि इससे पहले तक वहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी और सैन्य संगठन सामंतवादी पद्धतियों पर ही आधारित थी। मेiji पुनर्स्थापना के पश्चात सैन्य संगठन में पूरी तरह से बदलाव लाया गया तथा सेना के सामंतवादी स्वरूप का अंत कर वहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी गई तथा एक राष्ट्रीय और केंद्रीय सेना की स्थापना की गई। सेना को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशा से विशेषज्ञों को बुलाया गया। जल सेना और स्थल सेना को आधुनिक ढंग से संगठित किया गया तथा सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाने लगा। जापान में प्रारंभ से ही सैन्यवादी प्रवृत्ति रही है। नई व्यवस्था ने उनकी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया। सेना के कुछ अधिकारी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और आक्रामक प्रवृत्ति के थे और वे एक आक्रामक विदेश नीति लागू करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे। वे जापानी साम्राज्यवाद का विकास करना चाहते थे। ऐसे अधिकारियों का जापान की राजनीति में काफ़ी प्रभाव भी था। उन्होंने अंततः सरकार को आक्रामक विदेश नीति अपनाने के लिए विवश किया, जिसके पश्चात पड़ोसी देशों पर जापान का आक्रमण आरंभ हो गया। उस समय जापान की एक अन्य समस्या वहाँ की बढ़ती हुई आबादी थी। जापानी साम्राज्यवाद का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जापान में प्रति मील जनसंख्या का अनुपात काफ़ी अधिक था और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसमें तेजी से वृद्धि हो रही थी, जो सरकार के लिए समस्या बनती जा रही थी। अतिरिक्त आबादी को दूसरे देशों में बसाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता था,
पर जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में जापानी लोग बस सकते थे उन पर पहले से ही यूरोपीय राष्ट्रों का कब्जा हो चुका था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के प्रवास संबंधी नियम इतने कठोर थे कि उन देशों में एशियाई लोगों का जाकर बसना असंभव था। जापानियों ने निकटतम प्रदेश मंचूरिया में बसने का प्रयास किया, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मंचूरिया में स्थानीय मजदूर काफ़ी कम मजदूरी पर कार्य करते थे और उनके समक्ष प्रतियोगिता में टिकना जापानियों के लिए असंभव था। अतः कुछ ही दिनों में जापानियों ने मंचूरिया जाना बंद कर दिया और समस्या जस की तस रह गई। मेइजी पुनर्स्थापन के पश्चात जापान का तेजी से औद्योगिकरण हुआ था। वहाँ बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए। औद्योगिकरण के लिए जापान को भी बड़े पैमाने पर कच्चे माल और वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। एक छोटा सा देश होने के कारण वहाँ अधिकतर वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी। उस समय तक एशिया के अधिकतर देशों पर किसी न किसी यूरोपीय देश का कब्जा हो चुका था और कोई भी यूरोपीय देश अपने अधिकृत क्षेत्र में किसी नए प्रतिद्वंदी को प्रवेश करने से रोकना अपना प्रथम कर्तव्य समझता था। ऐसी स्थिति में जापान के लिए साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय रह गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना भी एक अन्य समस्या थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भागों पर यूरोपियों का साम्राज्य बन चुका था। जापान के आसपास के क्षेत्रों में उनका अधिकार हो चुका था। 1898 ईस्वी में हवाई द्वीप समूह और कुछ समय पश्चात फिलिपाइन द्वीप समूह पर अमेरिका का आधिपत्य हो गया। इस प्रकार जापान चारों ओर से यूरोपीय देशों से घिरने लगा और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी। अतः अपनी सुरक्षा के लिए उसने उग्र नीति का अवलंबन किया ताकि कोई भी देश उसकी भूमि पर आक्रमण करने का साहस न कर सके। इन सारी बातों के अलावा जापानियों में स्वयं को श्रेष्ठ प्रजाति का मानते थे। उनका विश्वास था कि उच्च जाति का होने के कारण उन्हें दूसरी जातियों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्व के देशों में वह पहला देश था जो यूरोप के किसी भी देश की बराबरी कर सकता था। आधुनिकीकरण के पश्चात वह यूरोपीय देशों से बराबरी के दर्जे की अपेक्षा करता था, पर यूरोपीय देश जापानियों को अनादर और उपेक्षा की नज़र से देखते थे। 1871 ईस्वी में जापान ने यूरोपीय देशों में अपना एक शिष्टमंडल भेजा ताकि उनके द्वारा की गई असमान संधियों को बदलने के लिए वातावरण बनाया जा सके, पर यह मिशन असफल हो गया। जिसके पश्चात जापानियों को यह विश्वास हो गया कि जब तक वह एक ताकतवर साम्राज्यवादी देश बनकर सामने नहीं आएगा, तब तक यूरोपीय देश उसकी उपेक्षा करते रहेंगे। अतः उनसे समानता के दर्जे पर संधि करने के लिए भी जापान ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। मेइजी संविधान के अनुसार जुलाई 1890 ईस्वी में जापान में पहला चुनाव हुआ और वहां संसद का गठन किया गया, पर संसद की बैठक के आरंभ होते ही सरकार से विवाद आरंभ हो गया। संसद सदस्यों ने सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए संविधान में संशोधन की मांग की। इसके पश्चात वहां गतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव का विरोधी था। इसी मुद्दे पर 1891 ईस्वी में संसद को भंग कर दिया गया। 1892 ईस्वी में वहां पुनः चुनाव की व्यवस्था की गई, जिसमें सरकार के समर्थकों को जिताने के लिए हर संभव उपाय किए गए। इसके बावजूद उनकी हार हो गई। मई में संसद का अधिवेशन आरंभ हुआ तो सरकार की नीतियों के विरोध के मुद्दे पर पुनः संसद को भंग कर दिया गया।
इसी प्रकार मार्च 1884 में तीसरा और सितंबर 1894 में चौथा चुनाव हुआ। मार्च 1894 में तीसरा और सितंबर 1894 में चौथा चुनाव हुआ, पर संसद और सरकार के बीच गतिरोध पहले की तरह कायम रहा। इस अशांत राजनीतिक स्थिति में जापानी राजनीतिज्ञों का ध्यान गृह नीति के बदले विदेश नीति की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने लोगों का ध्यान आंतरिक राजनीति से हटाने के लिए उग्र और आक्रामक विदेश नीति को अपनाने पर जोर दिया। उस समय तक जापान के किसान और मजदूर भी अपनी स्थिति से अत्यधिक असंतुष्ट थे, क्योंकि मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात सामंतवाद का अंत हो चुका था, पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला और उन्हें अपनी भूमि से वंचित कर दिया गया और वे मजदूर बन गए। दूसरी ओर मजदूरों की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। उनसे काफ़ी कम मजदूरी देकर 15-16 घंटे तक काम कराया जाता था। बच्चों और महिलाओं से भी कठोर श्रम कराया जाता था, जिससे जापान का मजदूर वर्ग अत्यधिक असंतुष्ट था। उस समय तक मजदूरों का कोई संगठन नहीं बना था, पर औद्योगिक क्षेत्रों में अशांति उत्पन्न होने लगी थी। इस अशांति को दूर करने के लिए भी मजदूरों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाकर उन पर नियंत्रण करने की नीति अपनाई गई। मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात जापान में यह मांग की जाने लगी कि जिन जिन इलाकों में जापानी रहते हैं, उन इलाकों को जापानी सम्राट के अधीन लाया जाना चाहिए। जापान पश्चिमी देशों की तरह चीन को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना चाहता था, अतः उसने 1872 ईस्वी में चीन को जापान के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार जापान का साम्राज्यवादी जीवन और उसके प्रशासन का साम्राज्यवादी दौर आरंभ हो गया। थैंक यू।